Good evening, class. Good evening. So today we are going to discuss about our difference number 5, like what are the various differences between C++ and Java. So in this difference we will discuss about like the destructors are required in C and C++, but destructors are not required in Java, right? So let's discuss about it. In object-oriented programming languages, it is convention to store data in the form of objects by following object-oriented features. What were those? First one is, in object-oriented programming language, if we want to declare data in the form of objects, first we have to create objects, then we have to store the data in object, and at the end of the program we have to destroy the object. क्लियर? सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये कन्वेंशन है, ये जरूरी है, ठीक है, कि हम लोग अपना कोई भी जो डेटा हम लोग स्टोर करना चाहते हैं वो डेटा हम लोग किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, किस में स्टोर करेंगे? ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग डेटा को अपने स्टोर करते हैं और कुछ फीचर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं ऐसा करने के लिए। वो कौन कौन से फीचर्स होते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, सी प्लस प्लस में शायद हम लोगों ने पढ़ा होगा, कौन कौन से होते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी डेटा अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अगर स्टोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, राइट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में फिर हमें उसमें डेटा स्टोर करना होगा और डेटा स्टोर करने के बाद में जब हमारे वो किसी काम का नहीं है ऑब्जेक्ट, एक टाइम के पीरियड के बाद या प्रोग्राम के एंड के बाद, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जबरदस्ती मेमोरी को वेस्ट ना करे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, ठीक है। तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ही जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें जैसे लाइक सी प्लस प्लस, तो वहां पर आपको एक डिस्ट्रक्टर नाम का कंस्ट्रक्टर, एक डिस्ट्रक्टर होता है जिसको प्रोवाइड किया जाता है, किसके लिए? ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो दिस इज एग्जैक्टली आवर नेक्स्ट पॉइंट। To create objects, object-oriented programming languages are providing the constructors, and to destroy the objects, object-oriented programming languages are providing destructors. It's just opposite of constructor, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर हमें कोई अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि यह ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे। तो किसकी हेल्प से ये ऑब्जेक्ट बनेगा? कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जो है वही हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। अब नाउ ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो गया है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हमें अगर इस ऑब्जेक्ट को हमको अगर डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी? डिस्ट्रक्टर की। तो ये डिस्ट्रक्टर जो है एक्चुअली आपका सी प्लस प्लस में अवेलेबल होता है, ठीक है। सो इन आवर नेक्स्ट पॉइंट, इन जावा प्रोग्रामिंग इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू यूज द डिस्ट्रक्टर्स to destroy objects because Java has providing an implicit tool to destroy objects automatically in the form of garbage collector. So we are just discussing about what, like the destructors are not available in Java, right? So इसके लिए जब हम लोग जावा में बात करते हैं तो जावा में डिस्ट्रक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। क्यों नहीं पड़ती है? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब सी प्लस प्लस में जरूरत है और सी प्लस प्लस और जावा दोनों में ही हम लोग डेटा ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहे हैं, तो एक जगह तो हम लोग ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उसके लिए डिस्ट्रक्टर की जरूरत है, लेकिन जावा में भी अगर हमको अगर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है तो फिर डिस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों नहीं है, ठीक। सो एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में कि वहां पर
जब हमें अगर किसी सी एंड सी प्लस प्लस में अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को सी प्लस प्लस में अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर डिस्ट्रॉय करना होता है तो उसके लिए हमें मैनुअली डिस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है, मैनुअली डिस्ट्रक्टर के लिए कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। बट जावा में हमें अपनी तरफ से मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने खुद के अंदर ऑलरेडी एक गार्बेज कलेक्टर बनाया हुआ है, ठीक है। और वो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, ऑटोमेटिकली उन ऑब्जेक्ट्स को, जो ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं उनको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर देता है। और डिस्ट्रॉय होने के बाद ये सारे ऑब्जेक्ट कहां चले जाते हैं, गार्बेज कलेक्शन के अंदर, ठीक है। सो आपका ये जो गार्बेज कलेक्टर है ये क्या करता है, कलेक्टर मतलब कलेक्ट करना, कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाला, ठीक है। और गार्बेज मतलब हम जानते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो भी चीजें हमारी मतलब जो भी चीजें हमारे यूज की नहीं है उनको हम लोग गार्बेज बोलते हैं, ठीक है। सो गार्बेज कलेक्टर समझ में आया, जावा में डिस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों नहीं होती है, क्लियर। नेक्स्ट वन, इन सी प्लस प्लस गार्बेज कलेक्टर। अब गार्बेज कलेक्टर क्या है, एक्चुअली मैं आपको बता चुका हूं लेकिन फिर भी देख लो। इन सी प्लस प्लस गार्बेज कलेक्टर is a kind of component which is not available, so that we must use destructors to destroy objects, ठीक है। So we are going to discuss about our difference number 6. What is the point here? The multiple inheritance is not possible in Java. Okay, so multiple inheritance is not possible in Java. We have already heard about in C++, right? The 4 features of C++: polymorphism, abstraction, inheritance and encapsulation, right? So one feature is here like multiple inheritance, which is possible in C and C++, but this feature is not possible in Java. So why? First of all, we have to know about like what is inheritance. जब तक हमें इनहेरिटेंस के बारे में नहीं पता होगा तब तक हमें ये पढ़ना बेकार है कि अब ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है। मल्टीपल इनहेरिटेंस तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले हमें इनहेरिटेंस को समझना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं। सो व्हाट इज इनहेरिटेंस? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वेरिएबल्स and methods from one class, which is a superclass, to another class is called as inheritance. What is the process? What is the process? Okay, like the process is, you know, in Java हम लोग कोई भी अगर डेटा जो भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है, जो भी डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं वो हमारा एक यूजर डिफाइंड क्लास के अंदर सेव होगा, ठीक है। और उस क्लास में यहां पर जो भी काम होगा जावा के अंदर सब क्लास में होगा। और क्लास क्या होती है आपको ऑलरेडी पता है, क्लास क्या होती है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक। तो यहां पर अभी आगे हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, बट मैं अभी ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों को क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक है। आगे हम लोग डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे in our future lectures. So the process of getting variables and methods, एक क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं। मेथड क्या बोलते हैं, फंक्शंस। डिफरेंट नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं या डिफरेंट नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं। और क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक। तो एक वेरिएबल को किसी एक क्लास से दूसरी क्लास में लेना, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, सॉरी, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि एक रियल टाइम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में। आप सभी लोग स्टूडेंट हो, राइट, अपने फ्रेंड्स के साथ में रहते हो, ठीक है, और एक दूसरे से बोरो करते रहते हो, एक दूसरे से पैसे मांगते रहते हो, ठीक है, कि यार आज मेरे पास नहीं है, कल ले लेना, या तुम आज दे दो मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक। तो मान लो एक आपका फ्रेंड है और उस फ्रेंड के पास में मान लो 100 रुपये पड़े हुए हैं, उसके पास एक 10 का नोट है, एक 20 का नोट है, ठीक है, और
एक और 20 का नोट है, 50 रुपीज हो गए, और एक उसके पास 50 रुपीज का नोट है। ठीक, तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 100 रुपीज हो गए। ठीक, नाउ आपका एक दूसरा दोस्त है, या आपके दोस्त ने आपसे कहा कि उसके पास एक भी रुपए नहीं है, या उसके पास मान लो 10 रुपए उसके पास पहले से पड़े हुए हैं। वो कह रहा है कि मुझे 10 रुपए दे दो, तो आपने अपने 10 रुपए उसको दे दिए। फिर उसने कहा 20 का नोट एक और दे दो, तो वो 20 का नोट आपने और दे दिया। सिर्फ उसने ये पैसे मांगे दिखाने के लिए। ठीक, वो देखना चाहता है कि मेरे पास भी 100 रुपए आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो वो आपसे बोरो कर रहा है, वो आपसे उधार मांग रहा है। ठीक है, तो लेकिन उसके पास नहीं है। सो दिस इज द प्रोसेस फॉर गेटिंग समथिंग फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। ठीक है, तो यहां पर आप एक क्लास की तरह एक्ट कर रहे हो, और जो आपसे पैसे मांग रहा है वो दूसरी क्लास की तरह एक्ट कर रहा है, और वो कह रहा है कि मुझे तुम्हारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं और मेथड्स हैं प्लीज वो मुझको दे दो। आपने उसको दे दिए। सो दिस इज एग्जैक्टली द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। राइट, समझ में आई बात? सुनाओ, नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस is to improve code reusability। मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है इनहेरिटेंस का? इनहेरिटेंस एक फीचर है, राइट? इस इनहेरिटेंस का फीचर जो है, इसका मेन यूज क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, मेन फोकस क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी के लिए। कि एक बार अगर कोड लिख दिया गया है तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमें उसी चीज की अगर जरूरत पड़ रही है तो हमें लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है, सेम एज लाइक योर बॉयज हॉस्टल और द गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, आप वहां पर, आपका जो भी रूम नंबर है, आप आज वहां पर रह रहे हो। ठीक, कल आप वहां से रह के वापस चलेगा, कोई दूसरा आया वो वहां पर रहने लगा, तो जो भी उस हॉस्टल का ओनर है उसके लिए क्या आसानी है? वो बार बार तो रूम नहीं बनवाएगा, वो उसी रूम को रीयूज कर रहा है और हर बार नए लड़के आ रहे हैं। ठीक है, सो फॉर दिस ओनली ये क्या है आपका? कोड रीयूजेबिलिटी। नॉर्मल एग्जांपल है, कोडिंग फॉर्मेट में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर इनहेरिटेंस समझ में आया क्या होता है, इनहेरिटेंस का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये समझ में आया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज एट द बेसिक लेवल ऑफ इनहेरिटेंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट वन इज सिंगल इनहेरिटेंस एंड सेकेंड वन इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखो, मैं यहां पर तुम लोगों को सिर्फ अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, और आप लोग जब अभी आगे इनहेरिटेंस, जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके जितने भी आपके फीचर्स हैं, इन सारे फीचर्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ वहां पर हम लोग कोड भी रन करके देखेंगे। तो अभी आपको जो भी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं ये बहुत शॉर्ट है, बहुत ब्रीफ है, और इसका आगे डिटेल्ड आपको पूरी तरह से समझाऊंगा, और वहां पे आप कोड भी देखोगे, किस तरह से कोड लिखना है, कैसे कोड रीयूज हो रहा है, वो सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, सो नाउ सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग अराउंड कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा, राइट? सो फर्स्ट वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द इनहेरिटेंस ओनली, कि इनहेरिटेंस क्या होता है। And now we are going to discuss about the single inheritance. So single inheritance क्या होता है? The process of getting variables and methods from one class to the another class is called as single inheritance. Like single inheritance मतलब एक ही क्लास से दूसरी क्लास के अंदर जो भी मेथड्स हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, उनको फैच आउट कर लिया, उनको निकाल लिया। ठीक है, सिर्फ एक ही क्लास से। तो एक ही क्लास मतलब सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक, तो देखो ये एग्जांपल आपका एक दिया हुआ है, इस एग्जांपल में दिया हुआ है, ऊपर देखिए कि एक ये ब्लॉक में लिखा हुआ है एक क्लास ए है। इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल है इंट i इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन। ठीक, ये क्या आपका एक वेरिएबल है, और एक मेथड एक दिया हुआ है void m1 मेथड, ये एक डमी मेथड है। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर कितनी चीजें हैं? दो चीजें, एक तो एक वेरिएबल है i और एक दूसरा मेथड है। ठीक है, नाउ नीचे एक क्लास दी हुई है क्लास b, और क्लास b एक्सटेंड कर रहा है क्लास a को। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ देखो, i इज इक्वल टू i प्लस 10 और m1 मेथड। तो ये क्या कर रहा है? एक्चुअली इसके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ मांग रहा है किससे? सुपर क्लास से। ठीक है, जो दे रहा है
वेरिएबल्स और मेथड्स को, दैट इज अ सुपर क्लास। और जो ले रहा है, जो रिसीव कर रहा है, वो हमारा क्या है, सब क्लास। तो सुपर क्लास और सब क्लास समझ में आया, ठीक है। तो यहां पर इंट i इज इक्वल टू 10, तो अब क्लास B में अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या वैल्यू आ जाएगी i की, i इज इक्वल टू i प्लस 10। i की वैल्यू कितनी है, 10, तो i इज इक्वल टू 10 प्लस 10, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, और m1 मेथड, ठीक है। और जो बीच में लिखा हुआ है एक्सटेंड्स, अगर हमें किन्हीं दो क्लासेस के बीच में अगर रिलेशनशिप हमको अगर शो करना है कि कौन सी क्लास सुपर क्लास है, कौन सी क्लास सब क्लास है, तो ये एक्सटेंड कीवर्ड काम आता है। बिना एक्सटेंड कीवर्ड के आप कभी भी सुपर क्लास और सब क्लास को रिलेट नहीं कर पाओगे, ना ही आप कभी बता पाओगे कौन सी सुपर क्लास है, कौन सी सब क्लास है, ठीक है। समझ में आया? नाउ क्लास है, सुपर क्लास है, ठीक है। नाउ सेकंड इज आवर मल्टीपल इनहेरिटेंस। एग्जैक्टली हमको यही समझना है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वेरिएबल्स एंड मेथड्स फ्रॉम मोर देन वन सुपर क्लास टू वन और मोर देन वन सब क्लास is called as multiple inheritance, right? So here in this example, पहले तो इसको समझ लेते हैं, इसकी थ्योरी क्या है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है कोई एक सब क्लास है, वो किन्हीं एक से ज्यादा क्लासेस से कोई भी चीज रिसीव कर रहा है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप 3 लोग रहते हो और 3 लोगों में एक दोस्त ऐसा है जो एक से पैसे ले रहा है, उससे भी वो उधार मांग रहा है और दूसरे लड़के से भी उधार मांग रहा है, ठीक है। तो लेकिन आपके बीच में कंडीशन ये है कि कोई एक पर्सन 2 लोगों से उधार नहीं ले सकता है। बात समझ में आई कि आप 3 लोग हो और एक पर्सन उधार मांग रहा है, तो एक से भी मांगा और छुपा कर फिर उसने दूसरे से भी मांग लिया। सो ये क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। लाइक डेफिनेशन में हमारी क्या है, द मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वेरिएबल्स एंड मेथड्स फ्रॉम मोर देन वन सुपर क्लास। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो एग्जांपल में देखिए दिया हुआ है, क्लास ए और क्लास ए के अंदर 2 मेंबर है, कौन कौन से, एक वेरिएबल है इंट i इज इक्वल टू 10 एंड वॉइड m1 मेथड। एक दूसरी क्लास दी हुई है क्लास b इंट j इज इक्वल टू 20 एंड वॉइड m2 मेथड, ठीक है। एंड एक क्लास c दी हुई है एंड क्लास C के अंदर i इज इक्वल टू i प्लस 10 सेमीकोलन एंड m1 मेथड एंड j इज इक्वल टू j प्लस 20 एंड m2 मेथड। तो यहां पर क्या हो रहा है, क्लास C जो है वो क्लास A को भी एक्सटेंड कर रही है और जो क्लास C है वो क्लास B को भी एक्सटेंड कर रही है, यानी A के भी सारे मेंबर को ले रही है और B के भी सारे मेंबर्स को ले रही है। सो दिस विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। जावा में ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। यानी कि क्या कंक्लूजन है कि एक सब क्लास के कभी भी 2 पेरेंट क्लासेस नहीं हो सकती, एक सब क्लास कभी भी 2 सुपर क्लासेस से डेटा को नहीं ले सकती, ठीक है। सो हियर इज आवर कंक्लूजन, in the above multiple inheritance, if we declare same variable with different values and same method with different implementation, and if we access that variable and method in respective subclass, then which superclass variable would be accessed and which superclass or the which superclass method would be accessed in a confusion state. Why? Like आप यहां पर देखो दिया हुआ है कि ऊपर क्लास A के अंदर एक वेरिएबल दिया हुआ है इंट i इज इक्वल टू 10 और क्लास B के अंदर दिया हुआ j इज इक्वल टू 20। यहां तक तो ठीक है। और m1 मेथड दिया हुआ है, m1 मेथड के अंदर मान लो प्रिंट हो रहा है हेलो, और दूसरी क्लास के अंदर जो मेथड दिया हुआ मान लो उसका भी मेथड m1 ही है m2 की जगह, मान लो m1 ही है और उसके अंदर प्रिंट हो रहा है हाय, और आपने दोनों से उधार लिया, तो m1 तो आपने क्लास A से भी ले लिया और m1 आपने क्लास B से भी ले लिया, और अब आपने क्लास C के अंदर प्रिंट कराया m1 को। तो ये बताओ प्रिंट क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा कि हाय प्रिंट होगा? दोनों कैसे हो सकते हैं, दोनों कैसे हो सकते हैं?
पॉइंटर कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि कौन सा प्रिंट करें, हेलो प्रिंट करें कि है प्रिंट करें। आपने तो M1 बोला, लेकिन M1 तो कोई एक ही का तो कोई M1 रन होगा कि दोनों के M1 रन हो जाएंगे, तो कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि जावा ने सारे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीजों को हटा दिया है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द ओनली रीजन कि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑल्सो। क्लियर? सो जावा इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. It should not allow confusion oriented features, so that Java is not allowing multiple inheritance. कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी समझने में? कोई दिक्कत नहीं है? Okay, thank you for the class, and if you like this video you can subscribe this. Thank you.